उत्तराखंड की पहाड़ियों में बादलों के बीच छुपा एक छोटा सा गांव है। दिन में वह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। हरी वादियां, ठंडी हवा और चारों तरफ फैला शांत जंगल। पर जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है, उस पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी उतर आती है। ऐसी खामोशी जिसे सुनकर लगता है कि जंगल की हर टहनी, हर पत्ता किसी अदृश्य चीज के जागने का इंतजार कर रहा हो। इस गांव में 4 दोस्त रहते थे, राज, विनय, नितिन और इकबाल। चारों दोस्तों में इतना गहरा रिश्ता था कि पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। चारों मिलकर हर खुशी बांटते, हर परेशानी में साथ खड़े रहते। लेकिन इन सब के बीच एक दुख ऐसा था जो सिर्फ इकबाल के दिल में चुपचाप चलता रहता था। इकबाल की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर किस्मत ने अभी तक उसे औलाद का सुख नहीं दिया। वो हमेशा ईश्वर से दुआ करता कि उसे एक औलाद का सुख दे दे। एक दिन चारों दोस्तों का मिलने का प्लान बनता है। चारों ने शहर जाकर लेट नाइट हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाया और वो चारों शाम होते ही शहर की तरफ निकल पड़े। नाइट शो होने की वजह से थिएटर लगभग खाली था। ठंडी एसी की हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी को भी अंदर से डरा सकती थी। फिल्म शुरू होते ही स्क्रीन की हल्की रोशनी में दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां बनने लगी। एक तो हॉरर फिल्म, ऊपर से थिएटर भी लगभग खाली। ये सन्नाटा उन चारों को अंदर से डरा रहा था। और तभी इकबाल की नजर अचानक थिएटर के कोने में गई। सबसे पीछे कोने में एक बहुत लंबा, बेहद पतला, एक डरावना बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी हड्डियां ऐसे निकली हुई थी जैसे चमड़ी बस मुश्किल से चिपकी हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और बहुत डरावनी भी। वो स्क्रीन की तरफ नहीं, वो एकदम बस इकबाल की ओर ही देख रहा था। इकबाल को ना जाने अचानक क्या हुआ, वो भी उस बूढ़े आदमी की आंखों में खोता चला जा रहा था। अचानक किसी आवाज से उसका ध्यान टूटा और वो अपने होश में आया। इकबाल का पूरा शरीर ठंडा हो गया और वो डर से कांपने लगा। वो घबराकर बोला, राज, वहाँ देख। वो बूढ़ा मुझे ही बहुत देर से देख रहा है। लेकिन जैसे ही बाकी तीनों ने मुड़कर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। वह सीट पूरी तरह खाली थी। राज हंसकर बोला, डरपोक है तू। फिल्म शुरू हुई नहीं कि तेरा नाटक शुरू। तेरा वहम होगा। और वो तीनों इकबाल की डरी हुई शक्ल देखकर हंसने लगे। इकबाल ने डरते हुए कहा, नहीं भाई, सच में वो यहीं था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम लोग मेरा यकीन करो, एक अजीब सा आदमी वही था। विनय ने इकबाल की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, माना कोई था, पर वो चला गया होगा इधर उधर कहीं। अब शांति से मूवी देख और हमें भी देखने दे। लेकिन इकबाल के दिल की धड़कन बता रही थी वो बूढ़ा सच था, बहुत सच। फिर इकबाल ने कुछ नहीं कहा और शांति से मूवी देखने लगा। पर अब उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। फिल्म खत्म होते होते रात के 1:30 बज चुके थे। वो चारों थिएटर के बाहर आए और गांव जाने के लिए कोई साधन देखने लगे। ठंड का समय था, सड़कें सूनी, हवा ठंडी और शहर से गांव तक कोई वाहन नहीं मिल रहा था। काफी मशक्कत के बाद एक ऑटो वाला सिर्फ गांव की सीमा तक छोड़ने के लिए तैयार हुआ। ऑटो वाले ने जैसे तैसे उनको गांव की सीमा तक पहुंचाया। अब रात के 2:30 बज रहे थे। गांव में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। चांद की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। आसपास बस काला अंधेरा, ठंडी हवा और पेड़ों का हिलना था। कहीं दूर कोई कुत्ता रो रहा था, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। जंगल के पीछे ही गांव की एक छोटी रेलवे लाइन बिछी हुई थी। यहाँ से गुजरती हुई ट्रेन की आवाज आ रही थी। वो चारों बातें करते हुए अपने घरों की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे थे। अचानक कहीं दूर किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी और ये आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। चारों ने रुककर एक दूसरे को देखा। राज ने कहा, इतनी रात को जंगल में किसका बच्चा रो रहा होगा? इकबाल ने थोड़ा डरते हुए कहा, चलो घर चलते हैं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। बच्चे की आवाज और तेज हो गई। विनय खुद को रोक नहीं पाया और बोला, चलो देखते हैं कोई मुसीबत में ना हो। इकबाल ने विनय की बात काटते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जा रहा। रात को जंगल के अंदर जाना मुझे सही नहीं लग रहा। रात बहुत हो चुकी है, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो अब चुपचाप घर चलते हैं। लेकिन राज, विनय और नितिन तीनों इकबाल को डरते हुए देखकर हंस पड़े।
और नितिन ने मजाक करते हुए कहा, भाई हम तीनों तो जा रहे हैं जंगल के अंदर, तुझे चलना है तो आ, नहीं तो यहीं इंतजार कर, हम देखकर आते हैं किसी को हमारी मदद की ज़रूरत ना हो। और इतना बोलकर तीनों उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। इकबाल वैसे ही डरा हुआ था, वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगा और कहता जा रहा था, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, ये मजाक का टाइम नहीं है यार। चारों 10 कदम ही चली थी कि जंगल का माहौल अचानक बदल गया। हवा ठंडी से बिल्कुल बर्फ जैसी हो गई। थोड़ी दूर ही एक बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा सफेद कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था और जब वो रो रहा था तब उसकी आवाज़ कानों में चुभ रही थी, जैसे वो किसी तकलीफ में है। पर उसका रोना बहुत अजीब था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली। उसकी आंखें देखते ही न जाने इकबाल को क्या हुआ। जो इकबाल अभी तक डरा हुआ था, उसकी आंखों में चमक आ गई और वो अजीब ढंग से मुस्कुराने लगा। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, सब उस बच्चे को ही देख रहे थे। राज ने दुख से कहा, इतना छोटा बच्चा जंगल में अकेला, कौन छोड़ गया होगा इस बेचारे को यहाँ। विनय ने इधर उधर देखते हुए कहा, आस पास कोई नहीं दिख रहा, रात बहुत हो चुकी है और बहुत ठंड भी बढ़ गई है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, घर ले चलते हैं, सुबह पंचायत देख लेगी कि ये बच्चा किसका है और किसको देना है। लेकिन इकबाल ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, अगर इस बच्चे के माँ बाप नहीं मिले तो पंचायत से बात करके मैं इसे अपना लूंगा, शायद खुदा ने मेरी सुन ली है। और ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। उसकी आंखों में एक पिता बनने की उम्मीद थी या कुछ और, पता नहीं। उसके दोस्तों को भी खुशी हुई और विनय ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो अगली बार की मूवी तेरी तरफ से, और इकबाल हमें दावत देना मत भूलना। चारों खुशी से हंसने लगे और उस बच्चे को साथ लिए घर की तरफ चलने लगे। इकबाल ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, बच्चा तुरंत चुप हो गया, फिर इकबाल की तरफ देखकर मुस्कुराया। थोड़ी दूर चलने के बाद इकबाल को लगा जैसे बच्चा भारी हो रहा है, वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। इकबाल ने जब बच्चे की तरफ देखा तो बच्चे के पैर लंबे हो रहे थे और उसके हाथों की हड्डियां बाहर निकलने लगी। इकबाल जोर से चीखा, तब उसके दोस्तों की नजर उस बच्चे पर गई और उसने बच्चे को गोद से झटकार दिया। उस बच्चे की त्वचा झुर्रियों में बदलने लगी। छोटा सा बच्चा फैलकर लंबा, पतला और देखते ही देखते वो बच्चा एक बूढ़े में बदल गया। अब उनकी आंखों के सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो इकबाल को मूवी हॉल में दिखा था। चारों का शरीर बर्फ की तरह जम गया। उनके मुंह से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। बूढ़ा फुसफुसाया, तुम मुझे अभी भी अपनाओगे? और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। नितिन के मुंह से जैसे तैसे आवाज निकली, जल्दी भागो। नितिन, विनय और राज भागने लगे, पर इकबाल वहीं खड़ा रहा जैसे उसे होश ही ना हो। विनय को इकबाल का ध्यान आया। उसने डरते हुए अपने दोस्तों से कहा, इकबाल पीछे ही रह गया है। तीनों ने जब पीछे देखा तो इकबाल उस बूढ़े के पीछे पीछे जंगल की तरफ जा रहा था। वो तीनों इकबाल को आवाज लगा रहे थे, पर इकबाल को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। राज ने रोते और डरते हुए कहा, हमें उसे लेकर आना होगा। इतना कहते ही तीनों ने हिम्मत की और इकबाल के पीछे दौड़ने लगे। तब तक इकबाल जंगल के पीछे की रेलवे लाइन तक पहुंच चुका था। सामने से ट्रेन आ रही थी। वो तीनों अभी भी इकबाल से बहुत दूर थे और इकबाल की तरफ दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, नहीं इकबाल, होश में आ, ये क्या कर रहा है तू। इकबाल ने एक नज़र अपने दोस्तों की तरफ की और अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए रेल की पटरी पर लेट गया। आज बेबस होकर रो पड़ा। उन्हें पूरी ताकत से भागा और ट्रेन आने से पहले ही इकबाल को अपनी तरफ खींच लिया। इकबाल को होश आया और वो जोर जोर से रोते हुए अपने दोस्तों के गले लग गया और वो बूढ़ा भी गायब हो गया। वो चारों ही अब गले लगकर रो रहे थे। ये हादसा उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हादसा था। आज अगर विनय ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो वो रात इकबाल की आखिरी मूवी नाइट होती। वो चारों इकबाल के घर पहुंचे। इकबाल को तेज बुखार था और तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। सुबह होते ही गांव के एक पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने बताया कि कल पूर्णिमा की रात थी और इकबाल ने तेज इत्तर लगाया था, जिससे नकारात्मक शक्तियां सम्मोहित होती हैं, और जिस भी शक्ति ने इकबाल की जान लेने की कोशिश की वो एक छलावा था। तुम चारों की किस्मत अच्छी थी कि विनय ने बजरंगबली का लॉकेट पहना था, जिसकी वजह से उसने जैसे ही इकबाल का हाथ खींचा
इकबाल अपने होश में आ गया और वो छलावा भी वहाँ से गायब हो गया। पंडित जी ने उन चारों को रक्षा सूत्र बांधकर कहा कि अगली आने वाली अमावस्या तक इसे मत उतारना। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि रात को इत्र लगा के घर से बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब ये खुशबू आपकी जान ले ले। ये तो थी इकबाल और उसके दोस्तों की कहानी। दोस्तों, अगर ऐसी कोई अजीब या डरावनी घटना आपके साथ भी कभी हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स शायद किसी और की जान बचा ले। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।